शो शुरू करने का टाइम आ चुका है, लेकिन पहले मिलने मिलाने की बात। तारीख 10 दिसंबर है, वक्त दोपहर 2 बजे से, जगह विंध्यवासिनी पार्क या वी पार्क और शहर निराला, अद्भुत, प्रेमी शहर गोरखपुर। तो गोरखपुर में रहना है, पहले आके सीट छेंक लीजिएगा, खूब मौज कटने वाली है। सूचना यहीं तक थी, अब मुद्दे की बात। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तहलका मचा रहा है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। कई देशों ने बूस्टर डोजेस लगवाना भी शुरू कर दिया है। इस हलचल के बीच नाइजीरिया लाखों वैक्सीन नष्ट क्यों कर रहा है? आज जानेंगे इसकी वजह क्या है और इस समस्या का दायरा कहां तक फैला हुआ है। साथ में आपको सुनाएंगे दुनिया के सबसे भीषण हवाई हादसों की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के नजरिए से। जिस दौर में यूरोप और अमेरिका बूस्टर डोज लगा रहे हैं, उस वक्त में नाइजीरिया सिर्फ 4% आबादी को कोरोना का टीका लगा पाया है। 2% से भी कम को दोनों डोजेस लगी हैं। ये आंकड़े हैरान करते हैं, लेकिन इनका दायरा सिर्फ नाइजीरिया तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के अल्प विकसित देशों में यही हो रहा है। ये आंकड़े वैक्सीन समानता की बात करने वाले देशों और संस्थाओं के मुंह पर तमाचे की तरह हैं। गरीब देशों का संघर्ष वैक्सीन हासिल करने तक सीमित नहीं है। इसके बाद भी उन्हें कई मोर्चों पर लगातार जूझना पड़ता है, जिसके चलते कई वैक्सीन्स की बर्बादी होती है। 7 दिसंबर को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में नाइजीरिया में कोरोना वैक्सीन के 10 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हुए। इनकी वैधता खत्म हो चुकी थी, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। सरकार ने खराब वैक्सीन को ठिकाने लगाने के आदेश दे दिए हैं। नाइजीरिया का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जून 2021 में मलावी और साउथ सूडान ने लगभग 70,000 डोज नष्ट किए थे। नवंबर में साउथ सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भारी संख्या में वैक्सीन वापस लौटा दी थी, जबकि नामीबिया ने कहा था कि उसे भी वैक्सीन फेंकनी पड़ सकती हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि नाइजीरिया में हुआ क्या। हमने दुनियादारी में कई बार ये जिक्र किया है कि अफ्रीकी देशों के पास वैक्सीन की भारी कमी है। अधिकतर देशों की उम्मीद कोवैक्स और बाहरी डोनेशन पर टिकी है। विकसित देशों के पास आबादी से कई गुना अधिक वैक्सीन का स्टॉक है। ये देश समय समय पर एहसान थोपने की कोशिश करते हैं, वैक्सीन डोनेट करने का दिखावा करके। हमने दिखावा शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी एक वाजिब वजह है। नाइजीरिया की जो वैक्सीन बर्बाद हुई है वो यूरोप से आई थी। इसे एस्ट्राजेनेका ने बनाया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 9 महीने की होती है, अगर इसे -2 से -8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाए। शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद वैक्सीन फायदेमंद नहीं रहती, उसे एक्सपायर्ड मान लिया जाता है, फिर उसे सुरक्षित तरीके से डिस्कार्ड करना होता है। नाइजीरिया को जब वैक्सीन मिली तब उनके पास 4 से 6 हफ्ते का समय बचा हुआ था। नाइजीरिया ने डेडलाइन के भीतर इनको यूज करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ये संभव भी नहीं है। विकसित देशों के पास इतनी अधिक वैक्सीन है कि वे इसका इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये बेकार हो रही हैं। वैक्सीन के जिस लॉट की डेडलाइन नजदीक आती है उसे दान कर दिया जाता है। विकसित देशों पर लंबे समय से दबाव है कि वे एक्स्ट्रा डोजेस को गरीब देशों को भेज दें, वैक्सीन पर कुंडली जमाकर ना बैठें। ये देश खराब हो रही वैक्सीन के स्टॉक को दान करके अपना कोटा पूरा करते हैं, ताकि कोई उनकी कथित महानता पर कोई सवाल न उठा सके। एक मशहूर लोकोक्ति है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। दान लेने वाले देशों के पास नानुकुर का विकल्प नहीं होता। उन्हें गेम का नियम पता होता है, फिर भी वे धोखे का शिकार होते हैं। इसका पूरा दारोमदार विकसित देशों पर होना चाहिए। जिम्मेदार संस्थाओं को आगे आकर इन देशों का खोखलापन भी बाहर लाना चाहिए। ये तो हुआ पहला कारण। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी का दूसरा बड़ा कारण है आधारभूत संरचना की कमी। अल्पविकसित या विकासशील देशों के पास संसाधनों की कमी है। नाइजीरिया के पास कॉटन स्वैब तक की कमी है। इन देशों में प्रशिक्षित लोगों की भी कमी है। जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, वे पहले से भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई तक नहीं पहुंची है। ऐसे इलाकों में कोरोना वैक्सीन को स्टोर नहीं किया जा सकता।
अफ्रीका के कई देश सिविल वॉर का सामना कर रहे हैं। कई देशों में इस्लामिक आतंकवाद की समस्या भी कायम है। उन इलाकों में मेडिकल टीम का जाना संभव नहीं है। आधारभूत संरचना की कमी से हुए नुकसान का एक बड़ा उदाहरण साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के बायोवैक इंस्टीट्यूट ने जुलाई 2021 में फाइजर बायोटेक के साथ डील की थी। डील के तहत फाइजर के फॉर्मूले पर बायोवैक को वैक्सीन बनानी थी। मामला सेट था, फिर इसमें एक पेच फंस गया। साउथ अफ्रीका पानी की कमी से जूझ रहा है। केप टाउन सबसे प्रभावित शहरों में से एक है। इसके चलते वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। अब रिपोर्ट ये आई है कि बायोवैक जनवरी 2022 से प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। इन सबके अलावा वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों ने भी अपना अधिकार कायम कर रखा है। लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगाने से हिचक रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ दंगे तक हो रहे हैं। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया। WHO ने इसे चिंतित करने वाले कोरोना वेरिएंट्स की लिस्ट में रखा है। वैज्ञानिक अभी इसके खतरे को मापने में जुटे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि उपलब्ध वैक्सीन से राहत की उम्मीद है। फाइजर ने कहा है कि वैक्सीन की 3 डोजेस ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। विकसित देश बूस्टर डोज लगाना शुरू भी कर चुके हैं। वहीं नाइजीरिया जैसे देश अभी भी पहली सीढ़ी पार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसमें भी उन्हें खींचकर नीचे उतार दिया जाता है। कोरोना महामारी ने इस दुनिया की तमाम विडंबनाओं को सामने लाकर रख दिया है। नाइजीरिया के चैप्टर पर यहीं विराम लगाते हैं। अब लौटते हैं भारत की तरफ। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई। एक घायल का इलाज चल रहा है। जनरल रावत वेलिंगटन स्थित सेना के स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर हादसे के चलते भारत को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के कई बड़े नेता और सैन्य अफसरों ने इस हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया। आज हम बताएंगे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हवाई हादसों के बारे में, वैसी दुर्घटनाएं जिनमें किसी मुल्क के दिग्गज नेता या सैन्य अफसर की जान चली गई। पहला वाकया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। साल 1988, तारीख 17 अगस्त, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक तामेवाली फायरिंग रेंज के दौरे पर गए। जनरल जिया उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भूमिका भी निभा रहे थे। उनके साथ अमेरिकी राजदूत आर्नोल्ड राफेल भी थे। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के टॉप रैंक के मिलिट्री अफसर भी उसी विमान में सवार थे। निरीक्षण के बाद जिया के प्लेन ने इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी, लेकिन 10 मिनट बाद ही प्लेन नीचे गिर गया। प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। जनरल जिया की लाश पहचान में भी नहीं आ रही थी। ये दुर्घटना पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अमेरिकी अधिकारियों ने जांच के बाद कहा कि ये महज एक दुर्घटना थी, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। लेकिन समय समय पर नए खुलासे होते रहते हैं जो दावा करते हैं कि जिया को साजिश के तहत मारा गया। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी घटना रवांडा की है। 6 अप्रैल 1994 को राजधानी किगाली के बाहर सेना का एक जहाज हवा में फट गया। इस पर रॉकेट से हमला किया गया था। विमान के अंदर 2 देशों के सर्वोच्च नेता सफर कर रहे थे। एक थे रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाब्यारिमाना, दूसरी सीट पर बैठे हुए थे बुरुंडी के राष्ट्रपति साइप्रियन नटेरियामरा। इस हमले में दोनों राष्ट्रपति मारे गए। उस दौर के रवांडा में हुटू और टुत्सी जातियों के बीच तनाव चरम पर था। रवांडा की हुटू बहुसंख्यक सरकार को डर था कि कहीं टुत्सी सत्ता न हथिया ले। हमले के बाद अफवाह फैलाई गई कि राष्ट्रपति को टुत्सी विरोधियों ने मारा है। इसके बाद रवांडा में टुत्सियों का नरसंहार शुरू हुआ। अगले 100 दिनों के भीतर रवांडा में 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई। जहां तक प्लेन दुर्घटना की बात है, आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो रॉकेट किसने दागा था। तीसरी घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। एडमिरल इसोरोकू यामामोटो जापान की इंपीरियल नेवी के कमांडर इन चीफ थे। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला उन्हीं के दिमाग की उपज थी। दिलचस्प बात यह कि यामामोटो ने एक समय अमेरिका पर हमले का विरोध किया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद ही अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 18 अप्रैल 1943 को यामामोटो एक लड़ाकू विमान में सवार हुए। उन्हें सोलोमन आइलैंड्स में जापानी सैन्य अभियान का निरीक्षण करना था। इसी दौरान अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन पर हमला किया। हमले में यामामोटो मारे गए। नौसेना के सबसे बड़े अफसर की हत्या ने
जापान का मनोबल तोड़ दिया। यहाँ से उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। अंततः 1945 में जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। चौथी घटना फिलीपींस की है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 1957 में हुई थी, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन एफ मैग्सेसे के नाम पर। 17 मार्च 1957 की बात है। रेमन मैग्सेसे सिबू से मनीला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान प्रेसिडेंशियल प्लेन एक पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में मैग्सेसे समेत 25 लोगों की मौत हुई। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच सका, वो थे हेराल्ड अखबार के रिपोर्टर नेस्टर मेटा। क्रैश के वक्त वो सो रहे थे। जैसे ही प्लेन जमीन से टकराया, उनका शरीर दूर छिटक गया। आश्चर्यजनक रूप से वो जिंदा बच गए। दुर्घटना के वक्त मलेशिया के उपराष्ट्रपति कार्लोस गार्सिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। मैग्सेसे की जगह पर उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। पांचवी घटना पोलैंड की है। तारीख थी 10 अप्रैल 2010। वेस्टर्न रशिया का स्मोलेंस्क। पोलिश एयरफोर्स की फ्लाइट संख्या 101 एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी में थी। रनवे पर घना कोहरा था। इसी गफलत में प्लेन उतारने में गड़बड़ हो गई और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में पोलैंड के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, तीनों सेनाओं के कमांडर, नेशनल बैंक के मुखिया के अलावा 18 सांसद भी सवार थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस दुर्घटना में कुल 96 लोगों की मृत्यु हुई। एक तरह से पोलैंड की सत्ता का शीर्ष साफ हो चुका था। जांच के बाद दावा किया गया कि दुर्घटना का कारण खराब मौसम था। पायलट उसका आकलन नहीं कर पाए थे। हालांकि पोलैंड में कई लोग इस स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं करते। कहानियां और भी हैं, फिर कभी विस्तार से बताएंगे। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। 17 से 19 दिसंबर होने वाला है बहुत कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो स्वागत रहेगा सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में, जो होगा इंदौर के यशवंत क्लब में। मिलना जुलना बना रहे, आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।